1925 में जब राजा हरि सिंह आते हैं तब भारत में बहुत कुछ नया चल रहा होता है। भारत में क्या क्या नया चल रहा होता है? भारत में आजादी अभियान चल रहा होता है और उसी समय जम्मू कश्मीर में भी यह अभियान जोर पकड़ लेता है। शेख अब्दुल्ला का उदय होता है और आगे चलकर जम्मू कश्मीर का आगे का इतिहास शेख अब्दुल्ला ही लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के साथ मैं हूं शिकारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरा भारत महान में। आजादी को आज 70 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे? क्या हमने आज तक जो कहानियां सुनी है जम्मू कश्मीर की उनमें और भी कुछ नया छिपा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो आप भारत का नक्शा देख रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर भारत में शामिल है, लेकिन आजादी के समय भारत में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। तो जम्मू कश्मीर पार्ट 2 की शुरुआत हम करेंगे 1947 से, जिसे जम्मू कश्मीर की सारी समस्याओं की जड़ बताया जा रहा है। भारत की ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ये ऐलान किया कि भारत ब्रिटेन से आजाद जरूर होगा, लेकिन भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर पार्ट 1 में देखा कि उन्होंने कहा था कि भारत 2 हिस्सों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। ये उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के बारे में निर्णय लिया था, जो उनके अंडर आता था, जो वे कर सकते थे। लेकिन बाकी कुछ रियासतों के साथ भी उन्होंने कुछ संधियां करी हुई थी, जो बंटवारे के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। इसे लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कहा गया, जिसके अंतर्गत उन रियासतों को उन डोमेन्स के साथ मिल जाना चाहिए जिनकी सीमाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तय नीति के अनुसार उन रियासतों के रूलर्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन यानी अधिविलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने थे और प्रपोजल देनी थी, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के भी साइन होने थे। ज्यादातर रियासतों ने 15 अगस्त तक यह फैसला कर लिया था कि उन्हें किस देश का हिस्सा बनना है, भारत या पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर हैदराबाद और मसूर के बाद सबसे बड़ी रियासत थी। माउंटबेटन ने उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से यह जिम्मेवारी ली कि वे जम्मू कश्मीर से बात करेंगे। 18 से 23 जून 1947 के बीच में माउंटबेटन जम्मू कश्मीर में ही मौजूद थे। माउंटबेटन ने हरि सिंह को अपना फैसला लेने को कहा। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर भारत में। माउंटबेटन ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, और इस पे हरि सिंह ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि चाहे ज्यादातर आबादी उनकी मुस्लिम है, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी मित्र हैं, उनके साथ ज्यादातर जनता है और वे सब भारत में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तभी कहा कि वे भारत में भी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी रियासत को आजाद रखना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों चाहते हैं? हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने अपने आत्मकथा में लिखा है, लेकिन उस समय बड़ी दुविधा की परिस्थिति थी, विशेषकर परिस्थितियां जो हमारे जम्मू कश्मीर की थी। एक तो ये है कि 80% लोग मुसलमान थे। हमारे जितने दरिया थे, जितनी सड़कें थी, जितनी कम्युनिकेशन थी, जितनी सप्लाई थी, सब उस तरफ से आती। एक वो है। दूसरा, हमारा दोगरा राज्य था, हिंदू परिवार था हमारा, 100 वर्ष से हम यहाँ राज्य किए, तो इतना आसान नहीं था। अगर उस वक्त हरि सिंह फैसला ले लेते तो जम्मू कश्मीर की समस्या ही ना होती। अब नेहरू की नजर में शेख अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर का आगे का फैसला कर सकते थे, जिन्हें हरि सिंह ने जेल में डाला था। अब हमने बहुत बार ये नाम सुना है शेख अब्दुल्ला, आखिर वे थे कौन? 1930 में शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर की 75% जनता मुस्लिम थी। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पूरे तबके को साथ लेके चलना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो। तो इसीलिए उन्होंने बदलकर पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। शेख अब्दुल्ला ने अपनी राजनीति जिन्ना से अलग कर ली थी, क्योंकि जिन्ना धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर आजादी की डिमांड कर रहे थे। अब हरि सिंह ने कहीं पर भी शामिल होने से मना कर दिया था। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि जम्मू कश्मीर का हित भारत के संविधान में शामिल होने में है।
इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के बड़े फैसले भारत के हित में लिए। इनमें से सबसे बड़ा फैसला ये था कि सरदार पटेल के बेहद करीबी मित्र जस्टिस मेहरचंद महाजन को पीएम बनाया कश्मीर का। आजादी के ठीक बाद मेहरचंद महाजन हरि सिंह के कहने पर नेहरू से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि वे जम्मू कश्मीर के प्रशासन में भी बदलाव लाने को तैयार हैं और जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन इससे पहले भारत के साथ जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हो जाए, यानी जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस पर नेहरू ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के प्रशासन में बदलाव लाया जाए, तभी एक्सेशन हो पाएगा। कहा जाता है कि नेहरू ने ये शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वे हरि सिंह की रियासत से शेख अब्दुल्ला को रिहा करवाना चाहते थे और शेख अब्दुल्ला की मदद से ही जम्मू कश्मीर के प्रशासन में बदलाव लाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक हिस्सा बनाना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला को रिहा करवाने का प्रेशर उन्होंने इसलिए डाल रखा था क्योंकि वे शेख अब्दुल्ला के जरिए जिन्ना को जवाब देना चाहते थे। वे ये दिखाना चाहते थे कि 80% मुस्लिम आबादी वाले राज्य जम्मू कश्मीर को एक मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ने ही भारत में मिलवाया। उन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को आज तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू के प्रेशर डालने के बाद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया, लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर पर हमला करने को तैयार बैठी है। जम्मू कश्मीर के कबीलाई इलाके लीर, चित्राल, हुंजा में सक्रिय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दल महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के प्रलोभन देने लगा। धीरे धीरे यह प्रलोभन धमकी में बदल गया। अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में ही महाराजा हरि सिंह को खुफिया रिपोर्ट आने लगी कि पुंछ, मीरपुर और सियालकोट में सरहद पार से आने वाले जत्थों ने बड़े पैमाने पर लूट, कत्लेआम और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना और हथियारबंद कबाइलों ने भी हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया गया। अब पाकिस्तानी कबाइलों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक रणनीति बनाई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को तीनों तरफ से घेरना था और मुख्य हमला अबोटाबाद, मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला से श्रीनगर पहुंचना था। बारामूला पहुंचने के बाद वे वहां पर 3 दिन तक रुके, जबकि वहां उन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं था और इन 3 दिनों में उन्होंने दिल दहला देने वाली हर तरह की लूटपाट, कत्लेआम और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह मदद के लिए दिल्ली एक संदेश भेजते हैं और उसके बाद 25 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी डिफेंस काउंसिलर्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है और जम्मू कश्मीर को सेनानी मदद भेजने का फैसला किया जाता है और यहाँ पर वीपी मेनन दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये क्या, वीपी मेनन महाजन को वहां जाकर अपने साथ दिल्ली चलने को कहते हैं। इस पर महाजन भड़क उठते हैं और वे कहते हैं कि यहाँ तो वे सेनानी मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमलावर बारामूला पहुंच चुके हैं और वो किसी भी वक्त श्रीनगर पर हमला कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन नेहरू के घर पहुंचे। वहां पर सरदार पटेल भी मौजूद थे और दूसरे ही कमरे में शेख अब्दुल्ला भी थे। इस मीटिंग में 2 बड़े फैसले लिए गए जिनकी गूंज आज तक पूरी दुनिया में सुनाई देती है। पहला कि दूसरे ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की मदद के लिए निकल जाएगी। दूसरा कि भारत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को स्वीकार करता है कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा। जैसे ही जम्मू कश्मीर में वायलेंस खत्म होगा, तब जम्मू कश्मीर की जनता की राय से भारत में एक्सेशन का प्रोसेस पूरा होगा और अभी के लिए जम्मू कश्मीर में एक इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला रहेंगे। अब आजाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ पहली जंग शुरू हो गई थी। इसी बीच जिन्ना का प्रस्ताव नेहरू और माउंटबेटन के पास आता है कि वे पाकिस्तान जाकर बातचीत करें। नेहरू इसके लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले नेहरू ने पाकिस्तान को एक ऑफिशियल लेटर भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि अब ये फैसला जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे पाकिस्तान में जाना चाहेंगे या भारत में आना चाहेंगे।
और वल्लभ भाई पटेल के कई बार ना करने पर भी नेहरू पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हो गए थे। इससे पहले कि नेहरू पाकिस्तान जाते, पाकिस्तान से नेहरू के नाम एक खत आता है जिसमें लिखा होता है कि भारत और जम्मू कश्मीर का अधिमिलन एक धोखा है जो भारत की ताकत की वजह से जम्मू कश्मीर पर थोपा जा रहा है। यह पढ़कर नेहरू पाकिस्तान नहीं जाते हैं, लेकिन माउंटबेटन वहां अकेले ही जाते हैं और जिन्ना के साथ जब उनकी मीटिंग होती है तो ये तय होता है कि पाकिस्तानी कबाइलें और भारतीय सेना दोनों इकट्ठे पीछे हो जाएंगे। लेकिन इस पर माउंटबेटन यह सवाल करते हैं जिन्ना से कि जैसा कि आपने पहले बताया कि कबाइलें तो पाकिस्तान के हाथ में ही नहीं है, तो फिर आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पर जिन्ना कहते हैं कि आप उसकी चिंता ना करें, ये सब मैं करवा दूंगा। मैं ये करवा दूंगा, इसका तो साफ मतलब यह था कि सारी पाकिस्तानी कबाइलें जिन्ना के हाथ में थी। और वहां पे मीटिंग में यह भी फैसला होता है कि भारत और पाकिस्तान यूएन के पास जाएगा और यूएन जम्मू कश्मीर में आकर मध्यस्थता करवा देगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कबाइलों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे धकेल दिया, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना को जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इन दिनों में सरदार पटेल जम्मू कश्मीर में ही थे और उन्होंने तेजी से व्यापक व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। और इधर 26 नवंबर को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री शेख लियाकत और उनके प्रतिनिधित्व मंडल दिल्ली पहुंचे और उन्होंने नेहरू से बातचीत करी। इसके बाद बातचीत 3 दिन तक चली और ऐसा लग ही रहा था कि मसला सुलझने वाला है, लेकिन जैसे ही लियाकत वापस पाकिस्तान जाते हैं तब जिन्ना और लियाकत दोनों की राय अलग अलग होती है। इसी तरह जैसे ही लगता है कि मसला सुलझने वाला है, नए मुद्दे खड़े हो जाते थे। भारत ने हमलावरों को श्रीनगर में आने से तो रोक लिया, लेकिन अभी जंग यही खत्म नहीं हुई थी। शेख अब्दुल्ला इस समय जम्मू कश्मीर के इमरजेंसी लीडर थे और जब माउंटबेटन ने सभी भारतीय नेताओं के सामने यूएन से मध्यस्थता करवाने का प्रस्ताव रखा तो सभी ने मना कर दिया। और ये सच में बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होने तक यूएन ने जम्मू कश्मीर को अपने अंडर कर लिया था। 5 मार्च 1948 को जनमत संग्रह से शेख अब्दुल्ला को पीएम नियुक्त किया गया और धारा 370 जोड़ दी गई। उसके बाद 1954 में भारत से जम्मू कश्मीर का संविधान अलग कर दिया गया। 1957 में जम्मू कश्मीर के अपने विधानसभा इलेक्शन भी हुए। इस तरह राजशाही का जम्मू कश्मीर से सदा के लिए सूर्य अस्त हो गया। मैं हूं वंशिका रेखी, फिर मिलेंगे एक नए विषय